हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्यू विद मी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम। मैं आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये कितने साल की है, इसमें कौन कौन अग्निवीर बन सकता है या इसकी क्या स्कीम सरकार ने बताई है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिफरेंट लोगों के क्या डिफरेंट व्यूज़ हैं। जैसे सरकार का क्या व्यू है, लोगों का क्या व्यू है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 4-5 साल से उनका क्या व्यू है, और स्पेशली आफ्टर एट द एंड आई विल टेल मेरा क्या व्यू है। अग्निवीर स्कीम के बारे में आपको पता ही होगा कि सरकार 4 साल के लिए अग्निवीर सेलेक्ट करेगी, जिसमें से 25% को वो परमानेंट रिकमेंडेशन देंगे और 75% को वापस घर आना पड़ेगा विद सम बेनिफिट्स, सैलरीज एंड आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी हर जगह दंगे हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मेनली, पहले जो लोग आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, लोग जाना चाहते थे, आर्मी के बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स, सैलरी अच्छी थी, ये सब एक मोटिवेशन का काम करते थे लोगों के लिए। लोगों का, उनकी फैमिली स्टेबल हो जाती थी, जॉब सिक्योरिटी थी। लेकिन जब से ये अग्निवीर स्कीम इन्होंने शुरू की, अग्निपथ स्कीम शुरू की है, क्या हो रहा है कि अब जॉब सिक्योरिटी तो आपको होगी, 4 साल बाद आपको पता नहीं है आप 25% में आओगे या नहीं आओगे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में आपको पता नहीं कि दोबारा जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। आप जब कॉर्पोरेट में जाओगे तो वो पूछेंगे कि आप 25% में सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही फेस करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप, जब आप एडमिशन ले रहे हो, 17 साल की उम्र में आप अग्निवीर बन रहे हो, उसके बाद आपका एजुकेशन, आप 17 साल की एज में बच्चा +1 +2 में होता है, या कई 10th करते हैं कि +2 कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका एज गैप आ जाएगा, आपको ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगी। फिर आप 21 साल में 22 साल में जाके ग्रेजुएशन करोगे, वो आपका फिर एज गैप आ गया प्लस स्टडी गैप आ गया। तो उसमें आपको फिर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है आर्मी के अलावा, तो फिर वो मुश्किल आ जाएगा जॉब लेने में। अभी इस पे लोगों का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि अग्निवीर का काम तो एक आम नॉर्मल जो एक जवान और जो एक आर्मी ऑफिसर और एक आर्मी पर्सन करता है, जो काम जो रिस्क वो लेता है, वही सेम रिस्क एक अग्निवीर को भी लेना पड़ेगा। तो सेम रिस्क के साथ सेम बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनके लिए बेनिफिट डिफरेंट है। अगर आप कहोगी 10-11 लाख रुपया के लिए, अगर आप कहोगी अपने बच्चे को भेजना पड़ेगी, जाओ गोली खाओ, बॉर्डर पे जाओ, लेह लद्दाख में जाके सियाचिन ग्लेशियर पे जाके जॉब करो, वो थोड़ा सा मोटिवेशन वहाँ पे कम रह जाती है। तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा एक एस्टिमेट के हिसाब से 1,19,000 करोड़ पेंशन पे और इतना ही अमाउंट सैलरीज पे खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट अपना ये पैसा बचा के उसको मॉडर्नाइजेशन पे, आर्मी को मॉडर्न करने पे लगाना चाहती है, और कह रही है कि हमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। और गवर्नमेंट का एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आर्मी में यंग बच्चों को आगे लाया जाए, और जो थोड़े एज्ड हैं उनको थोड़े विद टाइम उनको रिटायरमेंट देके एक यंग पूल बनाया जाए आर्मी में। और इसमें एक गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू एक और है कि इससे रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट आर्मी में होती थी उससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ओवरऑल कंक्लूजन्स में मेरा व्यू क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप एक बच्चे को, 17 साल की उम्र में एक बच्चा ही होता है, 18, आप उसको बच्चे की कैटेगरी में कंसिडर, आप उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, आर्मी में ले जाओगे, उसकी पढ़ाई बीच में रह जाएगी, फिर वो 21 साल बाद आएगा बेचारा, वो ना इधर के लिए ना उधर के लिए। अब जॉब ढूंढने जाएगा, वहाँ पे स्किल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो उसके पास है नहीं। गवर्नमेंट कह रही है कि आपके आर्मी में आपका वो काउंट हो जाएगा एक्सपीरियंस, लेकिन स्किल्स कहाँ से लाएगा वो। दूसरा, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला है कि वो जो अग्निवीर है उनको प्रेफरेंस देंगे, उनके लिए कोटा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन किसी ने जारी नहीं किया है।
तीसरी बात, एक एक पर्सन जो हथियारों में ट्रेन हो गया, उसने AK-47 चलानी सीख ली, उसने निशानेबाजी सीख ली, वो बॉम्ब चलाना सीख गया, बॉम्ब को डिफ्यूज़ बनाना सब कुछ सीख गया। तो ये ऐसे बच्चे जब रिटायर होके आएंगे 4 साल बाद, तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। उनको इनको अपनी बातों में लगा के इनका यूज़ करना, उनको एक ट्रेंड पर्सन मिल रहा है जो उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आगे लेके जा सके। तो अब एक और प्रॉब्लम इसमें ये आएगी, माई पॉइंट ऑफ व्यू की, मोटिवेशन की प्रॉब्लम। अब एक बंदा जिसको पता है कि मैं 4 साल बाद मैंने रिटायर हो जाना है, 4 साल बाद मैंने जॉब छोड़ देनी है, तो वो अगर आप मान लीजिए आप साल के आखिरी ईयर में और वहाँ उधर चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, तो वो डायलेमा में होगा कि मैं लड़ाई में फुल पार्टिसिपेशन दूं या फिर छुप छुप के बच के अपना 1 साल निकाल लूं और रिटायर होके आराम से घर आ जाऊं। अगर उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी में अभी 1 साल ही है बस आर्मी में, तो उसके बाद तो वो फिर एक तो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा अपने जो परमानेंट आर्मी के जवान हैं और जो दूसरे हैं, उनको अलग नज़र से, वो ये भेदभाव होता है, उनको अलग नज़र से देखा जाएगा। वो परमानेंट अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे आर्मी में। तो ये मोटिवेशन की बहुत कमी है, और मेरा मानना है कि आर्मी में मोटिवेशन इज़ द की। मोटिवेशन के बिना आर्मी में आप सर्वाइव। अभी अगर देखा जाए तो आजकल मॉडर्न वारफेयर का ज़माना है, जैसे साइबर वारफेयर, मिसाइल से लड़ाई, और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है लड़ने के लिए, तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम रशिया और यूक्रेन का एग्जांपल देखें, अगर नंबर से ही जितना होता तो रशिया अब तक कब का जीत गया होता। रशिया के पास यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऑफ आर्मी है, नंबर्स ऑफ पर्सन इन आर्मी है, लेकिन फिर भी रशिया को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। रशिया को स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास हथियार हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज से उसको ट्रांसफ़र कर रही हैं, और जो उसको लड़ाई में बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो रशिया अभी बैकफुट पे क्यों? अभी 2-3 महीने हो गए रशिया अभी स्ट्रगल कर रहा है यूक्रेन से जीतने के लिए। तो यही गवर्नमेंट का व्यू है कि उनको लगता नहीं है कि अभी ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है। उनको लगता है कि बजट को टेक्नोलॉजी में लगाना चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करनी चाहिए आर्मी की, जो कि एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि इंडिया को कभी भी चाइना पाकिस्तान 2 फ्रंट वार लड़नी पड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि एक आर्मी के पर्सन को ट्रेन करने में बहुत खर्चा आता है। 60-70 लाख रुपया, अगर आप एक आर्मी के पर्सन को ट्रेन कर रहे हो तो 60-70 लाख रुपया उस पर खर्चा आएगा। और इसमें ड्रॉबैक क्या है कि आप एक आर्मी के बंदे को ट्रेन कर रहे हो, 60-70 लाख रुपया उस पर खर्चा कर रहे हो, और उसकी सर्विस को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सो उसको 4 साल बाद कह रहे हो कि तुम्हारा काम हो गया, तुम चले जाओ। तो उसको जो उस पर खर्चा हुआ है, उसको आप सर्विस को यूटिलाइज करना चाहिए ना। अगर वो एक अच्छा जवान बन जाता है तो उससे आप काफ़ी सर्विसेज की यूटिलाइजेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नंबर ऑफ़ रिक्रूटमेंट्स को कम कर सकती है, लेकिन उनको रिक्रूट करे फुल बेनिफिट्स के साथ, उनको मेडिकल सर्विस, उनको पेंशन, उनको सैलरीज फुल, जैसे अभी तक नॉर्मल चल रहा था। क्योंकि अगर कहीं भी किसी जगह पे मोटिवेशन कम हो जाए तो ये आर्मी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर दिल में देश के लिए लड़ने मरने का जज्बा ना हो तो फिर आर्मी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो स्कीम है, ये मेरे ख्याल से लोगों में जज्बे की कमी ला देगी। उनको लगेगा कि ये तो एक बस 4 साल निकालने हैं, जैसे मर्जी निकालो। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इतिहास में हमने देखा है कि हमने जज्बे के सहारे पाकिस्तान को कितनी बार हराया बिना टेक्नोलॉजी के। और हमारे जज्बे की ही सलाम करते हैं कि बड़े बड़े कंट्रीज अभी भी हमारे डर से, कुछ कहने से डरते हैं, हमारी आर्मी से डरते हैं। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आर्मी का जज्बा ही था कि पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाया। तो ये जज्बे की बात होती है, और आर्मी का मोराल नहीं डाउन करना चाहिए ऐसे। तो एक और अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, अगर 4 साल बाद अगर आपको आर्मी में नहीं रखना, तो इनका ये जो जवान अग्निवीर रिटायर हो रहे हैं उनको आप CISF, CRPF, ITBP ऐसी सेंट्रलाइज फोर्स या पुलिस में आप उनको रिक्रूट कर सकते हो। पुलिस का आपको पता है कि उनको हथियारों की ट्रेनिंग, जैसे उनको
मिलती है वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है, उनको पुलिस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। चलो, थैंक यू आप लोगों का बने रहने के लिए। अगर हो सके तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद।